Hello everyone, good morning all of you. I hope you all are safe and fine. So today we are here with you a new session that is Elite's Master Plan hashtag 14. Before that, if you have not seen our previous videos, please go through YouTube channel Dharmesh Mehta GPAT where you will find all the previous videos. So our topic is क्रोमेटोग्राफी. सो हम सबको पता है क्रोमेटोग्राफी बेसिकली क्या होता है और हम लोग उस किसके लिए यूज करते हैं. वी यूज द क्रोमेटोग्राफी फॉर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, राइट. सो क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज यूज होता है, स्टेशनरी फेज यूज होता है, कॉलम्स यूज करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये अलग अलग टाइप्स है क्रोमेटोग्राफीज के. उसमें सारे बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं. We all have an idea about chromatography, right? So today we'll see the MCQs on chromatography in Elite's Master Plan hashtag 14. So let's start with our today's session. So here's our first MCQ. What useful information can be found from the Van de Meter plot? क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें वैन डी मीटर प्लॉट से क्या पता चलता है, कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है वैन डी मीटर प्लॉट से. सो लेट्स सी द ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन इज ऑप्टिमम कॉलम टेम्परेचर. सेकंड ऑप्शन इज ऑप्टिमम फ्लो मोबाइल फ्लो रेट. थर्ड ऑप्शन इज selectivity factor, and the last option is all of the above. So before knowing the answer, हम पहले ये पता होना चाहिए कि वैन डी मीटर प्लॉट होता क्या है, राइट. वी शुड फर्स्ट नो द व्हाट इज वैन डी मीटर प्लॉट. सो लेट्स सी the plot of plate height versus average linear velocity of mobile phase. ये वैन डी मीटर प्लॉट किसके बीच में होता है? प्लेट हाइट वर्सेस एवरेज लीनियर वेलोसिटी ऑफ मोबाइल फेज. मतलब प्लेट हाइट जो हमारे कॉलम है, कॉलम में नंबर ऑफ प्लेट्स होते हैं, राइट. वी ऑल नो इतने तो 40-20,000 से प्लेट्स होते हैं. तो उसके जो प्लेट हाइट है वो प्लेट हाइट, और जो हमारा मोबाइल फेज है वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से फ्लो करता है कॉलम में. तो उसकी वेलोसिटी क्या है, उसके इन दोनों के बीच में जो प्लॉट है वो वैन डी मीटर प्लॉट है. So let's see the Van de Meter plot. Here is the Van de Meter plot. यहाँ पे प्लेट हाइट है और यहाँ पे मोबाइल फेज वेलोसिटी है. जो वैन de Meter का प्लॉट है ये, उसमें जो ये कर्व बना है यूजिंग प्लेट हाइट एंड मोबाइल फेज, ये जो कर्व बना है, ये इस कर्व से we are extrapolating on the plate height and mobile phase to determine what, when we extrapolate it on the plate height in the y-axis, we will get the minimum plate height that is required for separating the compound efficiently. मतलब हमको minimum plate height कितनी होनी चाहिए हमारे कॉलम की, so that we can separate the components easily and the components will overlap. Okay, so उसके साथ ही अभी यहाँ पे y एक्सिस पे एक्सट्रापोलेट करेंगे तो मिनिमम प्लेट हाइट मिलेगी, x एक्सिस पे एक्सट्रापोलेट करेंगे तो ऑप्टिमम वेलोसिटी मिलेगी मोबाइल फेज की कितनी होनी चाहिए हमें सेपरेट करने के लिए दो कंपोनेंट्स को. मोबाइल फेज की भी कोई वेलोसिटी होगी ना, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा सेपरेशन. तो वो उतना ऑप्टिमम होना चाहिए, वो हम जब एक्सट्रापोलेट करेंगे x एक्सिस पे हमें वो पता चलेगा. तो हमें वैन डी मीटर प्लॉट से क्या पता चलेगा? मिनिमम प्लेट हाइट and optimum velocity. So let's see the options. The first option is optimum column temperature. But column temperature का Van de Meter plot से कोई relation है नहीं. Let's see the C, that is selectivity factor. Okay. What we know is that selectivity factor is used to know how efficiently the two components are separated. दो components या जो components जितने भी components हमारे सैंपल में होंगे वो कितने efficiently separate हुए, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सिलेक्टिविटी फैक्टर यूज करके. और वो उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं? अल्फा से. और वो जो अल्फा की वैल्यू रहेगी वो 1 से बड़ी होनी चाहिए. इट शुड बी ग्रेटर देन 1 फॉर एफिशिएंट सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स. सो बट
सिलेक्टिविटी फैक्टर भी हम लोग डिटरमाइन नहीं करते वैंडीमीटर से, तो ये ऑप्शन भी गया, फर्स्ट ऑप्शन गया, थर्ड ऑप्शन गया, तो लास्ट ऑप्शन भी गया, राइट? सो व्हाट इज रिमेनिंग इज the second option, that is optimum mobile flow rate. Yes, we can determine optimum mobile flow rate. See here, we can see that optimum velocity of the mobile flow can be determined by Van de Meter plot. So our answer is optimum mobile flow rate. See, the separation can be carried out at higher mobile phase velocity without sacrificing separation quality. मीन्स हमें जो कंपोनेंट सेपरेट करने हैं वो हम लोग बिना उसके क्वालिटी को सैक्रिफाइस किए, मतलब उसके बिना उसके क्वालिटी के साथ को सैक्रिफाइस किए हम लोग उसको क्या करेंगे, वेलोसिटी को, मोबाइल फेस की जो वेलोसिटी है वो हमें ऑप्टिमम रखनी है, सो दैट वी कैन गेट गुड क्वालिटी सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, राइट? सो सी, कॉलम टेम्परेचर का और वैंडीमीटर का कोई रिलेशन नहीं है, सिलेक्टिविटी फैक्टर है का भी कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्टिमम मोबाइल फ्लो रेट. सो व्हाट कैन वी डिटरमाइन फ्रॉम वैंडीमीटर प्लॉट इज optimum velocity and minimum late height. Okay, so I hope you all have understood that what is Vandemeter plot and what we can determine from Vandemeter plot. So let's move to our next question. That is the second question. Okay, the which compound is determined by gel filtration chromatography? Second question ये पूछ रहा है कि जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी से हम लोग क्या कौन से कंपाउंड डिटरमाइन कर सकते हैं, बट उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, राइट? सो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी भी एक क्रोमेटोग्राफी का टाइप है, बट ये जो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी वो कौन से कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं, वो जो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी उसमें ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेसिस पे सेपरेशन होता है कंपाउंड्स का, कंपाउंड्स के साइज जैसे छोटा बड़ा मीडियम जैसे भी हो, उसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट द सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स विल ऑकर इन जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी. सो हमें पता चल गया कि जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है. सो लेट्स सी द ऑप्शंस. So the first option is carbohydrates, second option is anions, third option is volatile compounds, and the last option is cannot say. हमें हमारे पास ये चार ऑप्शन है to find out कि कौन सा कंपाउंड जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी से डिटरमाइन कर सकते हैं. पहले अनायंस को लेते हैं, बिकॉज अनायंस के उसके नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये एक चार्ज कंपाउंड है, राइट? अनायंस हैज नेगेटिव चार्ज, बट जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में तो साइज के बेसिस पे सेपरेशन होता है और यहाँ पे चार्ज बोला है, तो मे बी अनायंस हम लोग ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, राइट? क्योंकि यहाँ साइज से सेपरेशन होगा, तो यहाँ पे चार्ज है, so we can't determine anions from gel filtration chromatography. Let's see the volatile compounds. What are volatile compounds? Volatile compounds get converted into gas, right? At a particular temperature or at room temperature also, right? So volatile compounds अगर गैस में कन्वर्ट होंगे तो उसका साइज के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है नहीं, तो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी से volatile compounds को कैसे डिटरमाइन करेंगे? So this also option is eliminated. So both of our options are eliminated. Let's see if we can determine carbohydrates from gel filtration chromatography. See, carbohydrates में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, उनके जो साइज होता है ना कार्बोहाइड्रेट्स का, वो बहुत बड़ा होता है. हाँ, क्यों बड़ा होता है बहुत? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना उनके सिंपल मॉलिक्यूल का क्लासिफिकेशन, राइट? देयर इज सिंपल molecules and complex molecules. In simple molecules like glucose, fructose, this all simple carbohydrates comes, right? But in polysaccharide, in polysaccharide the polymers are simple carbohydrates, right? So polysaccharides are large molecules and they have large molecular size. So carbohydrates can be determined by gel filtration chromatography because we can distinguish carbohydrates on the basis of their size. So maybe we can, right, determine carbohydrates from the gel filtration chromatography. We will see what is the answer. So, but first, let's see this
जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी का भी दूसरा भी नाम है, दैट इज साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी. व्हाट इज साइज एक्सक्लूशन chromatography? Is the second name of gel filtration chromatography. See, solute molecules are separated based on molecular geometry and size. Okay, so gel chromatography में जो solute से या sample होगा हमारा, वो कौन से basis पे separate करेंगे? Geometry, molecular geometry and size पे, fine. And see, in gel chromatography, what happens is the large molecules elutes first compared to the small molecules. Why this happens is because large molecules are unable to fit into pores that are eluted first, while small molecules enters into pores that are eluted later. क्या होता है? जेल फिल्ट्रेशन, राइट? ये फिल्ट्रेशन वर्ड है. फिल्ट्रेशन है मतलब फिल्ट्रेशन, फिल्टर रहेगा, फिल्टर में सीव्स रहेंगे और सीव्स में पोर्स रहते हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल. तो क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो वो पोर्स में अटक जाते हैं, गेट ट्रैप इन दैट स्मॉल पोर्स. बिकॉज ऑफ दैट they eluted later, while the large molecules are bigger in size, so they won't get trapped in the sieves, that is in pores, and they come with the mobile phase first. So the large molecules elute first, while the small molecules are eluted later. See here. So see, volatile compounds can be determined by gas chromatography. क्यों? क्योंकि volatile compounds तो बाद में गैस में volatile हो जाएंगे, तो गैस में volatile होंगे तो गैस chromatography से हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि कैरियर गैस, उनमें गैस chromatography में कैरियर भी हमारे गैस ही होते हैं, राइट? If okay, so anions can be determined by ion exchange chromatography. Why? Because ion have negative charge, and ion exchange chromatography and so determines the charge on the basis of charges, positive, negative charges. Okay, so anions can be determined by ion exchange chromatography. Let's see carbohydrates. Carbohydrates are large molecules. Okay, so we can determine carbohydrates by using gel filtration chromatography. See here, but on the basis of the size, there are two methods like gel filtration and gel permeation. Okay, so what happens in gel filtration? In gel filtration, we use aqueous solvents, while in gel permeation, what we do? We use organic solvents. Okay, so this is the only difference between gel filtration and gel permeation. There is a main difference between gel filtration and gel permeation is that the solvents that we use are different types, and the stationary phase that is used in gel filtration is cross-linked carbohydrates, while the stationary phase in gel permeation is semi-rigid or rigid gel. So examples of gel filtration are Cefadex, that is cross-linked dextran, agarose, that is saccharose, polyacrylamide, biogel. And the example of gel permeation is cross-linked polystyrene, alkylated dextran, and controlled porosity glass base. So जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है ये समझ लिया. उसको वो कौन से बेसिस पे सेपरेशन करता है, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज. और हमें लार्ज मॉलिक्यूल्स पहले एलिट होंगे, उसके बाद में स्मॉल, और उसका दूसरा नाम साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी है, और उसके टाइप्स पे जेल फिल्ट्रेशन एंड जेल परमेशन क्रोमेटोग्राफी. सो we have done the 2 questions. There are 3 more questions to go. So let's go. So if you are like this video and you are enjoying this video, so please subscribe our channel and press the bell icon, so we'll give notifications for more such exciting videos. And if you want to add to our WhatsApp group where we post our daily MCQs, please message on this number. You will be added on this WhatsApp group. So let's move to the next question. In which of the following types of paper chromatography does the mobile phase move horizontally over a circular sheet of paper? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन से पेपर क्रोमेटोग्राफी के टाइप में मोबाइल फेस हॉरिजॉन्टली मूव करता है on a circular sheet of paper. So firstly we will see the options.
The first option is ascending paper chromatography. Second option is descending paper chromatography. Third option is radial paper chromatography. And the last option is ascending descending chromatography. Let's see all the techniques. Okay. See, this is the ascending type of chromatography and this is the descending type of chromatography. In ascending chromatography, what happens is ये जो हमारा पेपर है ये रहेगा और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने लैब में किया राइट इसको वी हैव डन इन बायोकेम लैब आल्सो एन एनालिसिस दैट ये पेपर पे हम लोग नीचे सैंपल के स्पॉट लगाएंगे और यहाँ पे नीचे मोबाइल फेज होगा राइट सो द मोबाइल फेज विल मूव फ्रॉम bottom to top. Along with that mobile phase, our samples will also move on the basis of the polarity and interactions with this paper. Okay, so this is the ascending paper chromatography where mobile phase moves from bottom to top. See, in descending chromatography, what happens is ये paper जो रहेगा वो ऊपर top पे top से लेके नीचे तक ऐसे होल्ड किया रहेगा और जो मोबाइल फेज होगा वो भी ऊपर से नीचे फ्लो करेगा नीचे से ऊपर नहीं ऊपर से नीचे फ्लो करेगा और सैंपल के भी स्पॉट्स भी ऊपर हम लोग स्पॉट करेंगे और उसके बाद जो मोबाइल फेज है ऊपर से नीचे जाएगा सो द सैंपल विल आल्सो कम विद द मोबाइल फेज डाउनवर्ड्स सो इन डिसेंडिंग type of chromatography what happens is mobile phase will move from top to bottom and in ascending it will move from bottom to top. So we have understood what happens in ascending and descending chromatography. Let's move to our next chromatography that is ascending descending chromatography. See यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे जो पेपर है वो तीन जगह पे टाइप पे यहाँ on this side on the bottom on the other side bottom and at the top. So what will happen on this side mobile phase यहाँ from bottom to top will move and from then top to bottom will move from the other side. So एक one side पे क्या होगा ascending होगा other side descending होगा right. So this is the ascending descending type of chromatography. Okay, so we have seen ascending paper chromatography, descending paper chromatography, and ascending descending chromatography. Let's see what happens in radial paper chromatography. See, in radial paper chromatography, we use circular paper and the sample is spotted in between that, at the center of the paper, okay? When we spot the sample at the center of the paper, the mobile phase move in the horizontal direction towards the end of the paper in radius, okay? Along the radius. So, the mobile phase will move horizontally. The sample is at the center and the radius will the mobile phase will move horizontally on a circular paper. Okay. This is what happens in radial paper chromatography. So our answer is radial paper chromatography is the technique where a mobile phase will move horizontally on a circular paper. So see, in radial paper chromatography, sample is placed at the center of the paper as you have seen. So I hope all of you had understood the different types of paper chromatography, ascending, descending, radial and ascending, descending chromatography. So now let's move to the fourth question. Okay, question stationary phase used in GC that is gas chromatography. Question क्या है कि गैस क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज कौन सा यूज किया जाता है फाइन सो वी ऑल नो राइट तो इन गैस क्रोमेटोग्राफी वी यूज कैरियर गैस मॉलिक्यूल्स और फिर वहां पे मैं सैंपल्स को कैरी कौन कर रहा है वो कैरियर गैस मॉलिक्यूल सैंपल्स को कैरी करके लेके जाएंगे डिटेक्टर कॉलम से डिटेक्टर तक राइट सो लेट्स सी द ऑप्शंस द फर्स्ट ऑप्शन इज पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल. Second option is helium.
third option is argon, and the last option is hexamethyl disiloxane. Okay, we have seen this option, but first we will see what happens in gas chromatography. See, here is the carrier gas that is in gas form, which will flow towards the column, and we will inject from here, that is injector porter will inject our sample. So the gas and the carrier gas will mix, sorry, sample and the carrier gas will mix, and it will flow through the column which is in coil shape. कॉलम हमारा कॉइल शेप में क्यों होता है, क्योंकि कॉइल शेप में जो सरफेस एरिया है वो बढ़ता है, उसकी वजह से हमारे सैंपल को अच्छा टाइम मिलता है, अच्छा for good separation between the different compounds, and here the compound is detected. So this here we can see this, the graph of all the compounds that are separated. Okay, so this is the gas chromatography. This is what happens in gas chromatography. But what is question है कि stationary phase कौन सा यूज करते हैं gas chromatography. So अभी देखते हैं options. Let's see, hexamethyl disiloxane. Hexamethyl disiloxane क्यों यूज होता है? Is used for reducing the tailing of peak in gas liquid chromatography. जो टेलिंग इफेक्ट मिलता है ना पीक में, उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग हेक्सामिथाइल डाइसिलॉक्सेन यूज करते हैं. बट व्हाट इज टेलिंग इफेक्ट ऑफ पीक? पीक का टेलिंग इफेक्ट होता क्या है? सी, वी कैन सी इन दिस पीक दैट these peaks are like sharp, that are moving downward in a sharp pattern, and there is no curve, right? But in tailing effect what happens is, ये जो peak ऊपर से नीचे आने नीचे आते समय एक curve होता है, and will not come sharp but it will come as a curve. अगर curve में आता है, what are the problems? That we can't determine exactly what is the concentration and what is the area of the this peak. Okay, because of that we can't determine the concentration of the components, and we can, and it may happen that the due to curve we may get confused and the peaks may overlap. So separation भी अच्छे से नहीं होगा और हमें area भी अच्छे से समझेगा नहीं, because of that हमें concentration भी समझेगा नहीं correctly क्या है. Okay, so to reduce that tailing effect we use hexamethyl siloxane. So let's move on to our next option. See, argon. We all know, right? Argon is used as a carrier gas in gas chromatography, which contains electron capture detector. So there are different types of detector we use in gas chromatography, right? In what happens in electron capture detector? In we use electron capture detector in those components where the components are separated, can be determined or detected by the detector on the basis of the capability of those components to capture electrons. So जो components का अपने detector उसको कैसे detect करेगा, क्योंकि अलग अलग components के अलग अलग capacity होगी electron को capture करने की. So on the basis of that the detector will detect different compounds. So argon is used as carrier gas in gas chromatography where we use electron capture detector. Let's see next option, the helium. So here we all know, right? Helium is also used as a carrier gas in chromatography. Helium, argon, this all are used as carrier gas. So the last option, but the first, that is the first option, the polyethylene glycol is used as stationary phase in gas chromatography. We use polyethylene glycol as a stationary phase in gas chromatography. So our answer is polyethylene glycol. So I hope you understood how the gas chromatography principle works and how we get our components separated. So let's move to our last question. This is the fifth question. Okay, so what is the fifth question? Asking the derivatizing agent for TLC of lipid compound is. What is asking is derivatizing agent. Derivatizing agent जो है, लोग कौन सा derivatizing agent use करते हैं लिपिड कंपोनेंट को डिटरमाइन करने के लिए TLC में. बट पहले क्वेश्चन ये है कि derivatizing agent होता क्या है और वो यूज क्यों करते हैं हम लोग, राइट? So what happens is in some compounds we can't
find the compound, or we can't detect the compound. We can't measure the amount or concentration of compound because it is present in so minor concentration. Because of that, to determine or to detect the compound, we complex it with the derivatizing agent, where it will give color, different color, which are visible, and we can see. So we can determine that on the basis of that color, which compound is that, or what is the concentration of that compound. So हम लोग को कोई कंपाउंड जो ओरिजिनली डिटरमाइन नहीं कर सकते, अब बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में है, तो उसको डेरिवेटाइजिंग एजेंट के साथ कॉम्प्लेक्स करके वो विजिबल रेंज में हमको कलर देगा. On the basis of that, we can determine that compound. So because of that, we use derivatizing agents. So but question ये है कि लिपिड्स TLC में जो लिपिड कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए कौन से डेरिवेटाइजिंग एजेंट यूज करते हैं. So let's see the options. First option is diphenyl carbazole. Second option is bromothymol blue. Third option is antimony trichloride. The last option is aniline phthalate. Okay. See, this all the compounds are used for the detection of some of the other compounds, right? इसमें से हर कोई कंपाउंड कोई ना कोई कंपाउंड के डिटेक्शन के लिए यूज होता है. So हम लोग ने पढ़ा भी, right? We have studied that antimony trichloride is used for detection of vitamin A. That is the Kars-Price reaction. We know, right? Kars-Price test for vitamin A, where there we use antimony trichloride. Okay. तो वहां पे जो antimony trichloride जो है वो कलर ब्लू कलर देता है हमें विटामिन ए के साथ में. So vitamin A का structure same as steroid, right? Vitamin A का structure is same as steroids. So antimony trichloride is used for the detection of steroids. Fine. So let's see aniline phthalate. We have studied that aniline phthalate is used for the detection of carbohydrates. Carbohydrates की detection के लिए हम लोग aniline phthalate use करते हैं. We have used that in lab. So we have seen that antimony trichloride is used for steroids. Aniline phthalate is used for carbohydrates. Then diphenyl carbazole. Diphenyl carbazole किसके लिए होता है? Diphenyl carbazole is used for barbiturates. Detection of barbiturates. Barbiturates की detection के लिए we use diphenyl carbazole because it will react with the barbiturate and it will give a color that is visible to our eye, and we can detect on the basis of that color barbiturates. Okay. So next option is bromothymol blue. We have heard about this, right? And we have used also, right? Analysis practical. Bromothymol blue is used as indicator, right? Indicator करके हम लोग use किए bromothymol blue को. तो bromothymol blue जो है वो लिपिड के कंपाउंड के डिटेक्शन में यूज होता है. Fine. So bromothymol blue is used for the detection of lipids. Diphenyl carbazole is for the detection of barbiturate, and the antimony trichloride is used for detection of steroids, and aniline phthalate is used for carbohydrates. Let's see. Aniline phthalate is used for carbohydrate. Antimony trichloride is for steroids. Diphenyl carbazole for barbiturates, and bromothymol blue for lipids. Okay, so our answer is bromothymol blue. But these are not the only. There are so many derivatizing agents used for other compounds. Have a look. See, for general compounds, we use iodine vapor and or sulfuric acid, that is 50% sulfuric acid for general compound. क्यों? ये iodine को we know, right? We have seen iodine को brown color होता है iodine का. So it will react with the compound, it will give color to the compound. So we can detect that compound. The acids can be determined by chromocresol green. Chromocresol green is also an indicator that we have used analysis practical. So chromocresol green is used for the detection of acids. See, aldehydes and ketones का भी हम लोगों ने detection test किया था, right? उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था? 2,4-dinitrophenylhydrazine. aldehydes के साथ जब वो रिएक्ट करेंगे, aldehydes का जो कार्बोनिल कार्बन रहेगा
उसके साथ जब हम लोग इसको रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनेगा. व्हाट? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन. So for detection of aldehydes and ketones, what we use? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल hydrazine. Let's see. Amines and amino acids के detection के लिए we have used ninhydrin. In biochemistry practical, where we have done TLC for detection of amino acids, we have sprayed ninhydrin on that paper where we have spotted different amino acids, right? ना हम लोग अमाइनो एसिड के डिटेक्शन के लिए हम लोग ने ninhydrin जो है वो स्प्रे किया था पेपर पे, राइट? और उसके बाद में उसको ड्राई किया था. And ninhydrin will form complex with the amines and it will give Ruhmann's purple color. Ruhmann's purple color देगा ninhydrin. Okay. Then for detection of alkaloids, what we use is mercuric nitrate. डिटेक्शन टेस्ट पढ़ा है अल्कलाइड्स का, राइट? उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसमें मर्क्यूरिक नाइट्रेट यूज करते हैं जो हम लोग को येलो टू ऑरेंज कलर देता है ये. ओके, सो अल्कलाइड्स का डिटेक्शन मर्क्यूरिक नाइट्रेट, अमाइंस एंड अमीनो एसिड्स के लिए ninhydrin, एल्डिहाइड्स कीटोन्स के लिए 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, एसिड्स के लिए ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन, जनरल कंपाउंड्स के लिए आयोडीन वेपर, सल्फ्यूरिक एसिड. एंड फॉर ऑल दिस वी have seen this. So we have seen the different derivatizing agents that are used for different compounds. We should know this because these are the detection tests that are used for these compounds. Okay, so I hope you have enjoyed this session and you have understood what we have seen today. Okay, so thank you so much for joining us today. We will soon meet with you with the new session. So till then, be safe and enjoy. So thank you so much.